हेलो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट में हमने ग्रुप नंबर 15 के जितने भी एलिमेंट्स थे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी यहाँ से हमको शुरू करना है ग्रुप नंबर 16 के बारे में कि ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो किस प्रकार से प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। तो जो ट्रेंड हमने ग्रुप नंबर 15 में पढ़ा था उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स डिफरेंट रहेंगे और उनके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो भी डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अब ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। इस ग्रुप नंबर 16 में जो 5 एलिमेंट आते हैं उस 5 एलिमेंट में से पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, सेकंड विल बी सल्फर जिसका सिंबल रहेगा S, नेक्स्ट वन विल बी सेलेनियम जिसका सिंबल रहेगा Se, नेक्स्ट वन विल बी टेल्यूरियम जिसका सिंबल रहेगा Te और लास्ट वाला जो रहेगा वो रहेगा पोलोनियम। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 5 और यहाँ पे पांचों एलिमेंट्स का सिंबल लिखा हुआ है, साथ में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p4, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद सल्फर का रहेगा 3s2 3p4 3d0, मतलब D के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। सब में एक बात नोटिस करेंगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट है एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अदर देन ऑक्सीजन सभी एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है और उनके पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के वजह से वो ज़्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट रहेगा जो मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना पाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे तो ऑक्सीजन जो रहेगा उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होने के वजह से ये ऑक्सीजन बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा, जिसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। एनोमलस बिहेवियर हर ग्रुप का पहला एलिमेंट शो करता है, वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इन पांचों एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। अब बात करेंगे हम लोग मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो हमने 11th में पढ़ा था कि इफ हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। इस हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर रहेगा ऑक्सीजन में और सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर रहेगा पोलोनियम में। मतलब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा, लेकिन पोलोनियम जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, बिकॉज पोलोनियम जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा, तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या करेगा, शो करेगा। तो सिंपल सा ट्रेंड है, टॉप टू बॉटम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, साथ में नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। हम इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको लिख सकते हैं NH2NP4, क्योंकि सबके पास जो N शेल है, N का मतलब होता है वैलेंस शेल, N मैक्स। तो जो वैलेंस शेल में 2 के S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और P ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इनका जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 +2 +4 और +6, ये इतने सारे ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, शो करेंगे। जनरली जितने वो बॉन्ड बनाते हैं उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या करेंगे, शो करेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, यहाँ पे मैं सल्फर में, क्योंकि सल्फर जो है वो 3rd शेल में आता है और ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2nd शेल में आएगा। ऑक्सीजन में जो s ऑर्बिटल है वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक और ये दूसरा।
ठीक है। हम P के पास देखेंगे तो ये रहेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन और ये रहेगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए उनको, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब बात करते हैं तो सेकंड शेल में d ऑर्बिटल नहीं होता है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में नहीं लेके जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन रहेगा ये दो ही बॉन्ड बना पाएगा, और जब वो बॉन्ड दो बनाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 रहेगा या तो -2 रहेगा। इफ ये ऑक्सीजन ऐसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। इफ ये ऐसे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है जिसका ऑक्सीडेशन, मतलब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा -2। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं OF2 और दूसरा लिखते हैं H2O। हम OF2 में देखेंगे तो ऑक्सीजन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया जिसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0। ऐसे में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। हम दूसरे में देखेंगे तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -2। मीन्स ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो ग्राउंड स्टेट में दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, एक रहेगा +2 और दूसरा रहेगा -2। तो ग्राउंड स्टेट के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। रिपीट कर रहा हूं मैंने बोला ग्राउंड स्टेट में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होते हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही पॉसिबल होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है उसके हिसाब से हम जा सकते हैं आगे, लेकिन उसके पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने ऑक्सीडेशन नंबर वो शो कर सकता है। तो ग्राउंड स्टेट में वो जितने भी बॉन्ड बनाता है उतने ही ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों में पॉसिबल है। एक्साइटेड स्टेट में ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वही पॉसिबल रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग अब सल्फर के बारे में कोई सी भी एक एलिमेंट के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे शेल 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको सल्फर कंसिडर करते हैं, इसको सल्फर। ठीक है, तो ये होना चाहिए 3s, ये होना चाहिए 3p और ये होना चाहिए 3d। ठीक है, अब देखेंगे तो 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ये जितना भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये ग्राउंड स्टेट का है। तो s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। p के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 एंड 4, और d के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखेंगे तो ये ग्राउंड स्टेट में है जिसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। तो इस ग्राउंड स्टेट में हम लोग देखते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर के लिए भी पॉसिबल है, सेलेनियम के लिए भी पॉसिबल है, ये पोलोनियम के लिए भी पॉसिबल है और टेल्यूरियम के लिए भी पॉसिबल है। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज अदर देन ऑक्सीजन सबके लिए वैलिड रहेंगे। तो ग्राउंड स्टेट में देखेंगे अब तो टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। तो वैलेंस शेल में जो 6 इलेक्ट्रॉन है उस 6 इलेक्ट्रॉन में से ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड, और 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेड होने की वजह से ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। अब ये दोनों के दोनों बॉन्ड ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +2। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा -2। सही है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे सल्फर ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ और सल्फर ने 2 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ। इन दोनों मॉलिक्यूल को देखेंगे तो दोनों में सल्फर का वैलेंसी 2 ही है, क्योंकि सल्फर के पास ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है।
अब सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए। हमको ध्यान रखना है सल्फर के ऊपर, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन का। इसका मतलब सल्फर के साथ हम ये दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के बाद सल्फर बन जाएगा +2, ऑक्सीजन बन जाएगा -2। हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो सल्फर बन जाएगा -2 और हाइड्रोजन बन जाएगा +1 और +1। इसका मतलब सल्फर ने एक मॉलिक्यूल में +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो किया, तो दूसरे मॉलिक्यूल ने -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो किया। लेकिन ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स जो बने हैं वो ग्राउंड स्टेट में ही बने हैं, सही है। तो ग्राउंड स्टेट में ही बनने की वजह से हम इसको बोलेंगे कि ग्राउंड स्टेट में ये जितने भी एलिमेंट्स है वो 2-2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। एक होता है +2 और दूसरा होता है -2, तो ग्राउंड स्टेट में -2 और +2 पॉसिबल है, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, किसी भी एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी पेयर्ड है, हम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ही ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे S और P में से P का एनर्जी ज़्यादा है, तो P का इलेक्ट्रॉन D में इजीली ट्रांसफर होगा। तो हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट की, एक्साइटेड स्टेट 1 की बात करते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट 1 में क्या होगा, यहाँ का जो P का इलेक्ट्रॉन है वो D में चले जाएगा, तो P के पास में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और वो D के पास चला गया। अब वैलेंस शेल में टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन है, सही है। इसमें एक बात ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो ऑर्बिटल्स यूज किया वो ओनली S और P ऑर्बिटल यूज किया था, सही है। उसमें से S के पास लोन पेयर था और P ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया था, इसका काम आगे आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, या तो हम ये लिख सकते हैं बॉन्डिंग में किसने पार्टिसिपेट किया, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि बॉन्डिंग में ओनली P ऑर्बिटल ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब एक्साइटेड स्टेट 1 की बात करते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट 1 में वैलेंस शेल में जो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कितने? 4। तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा एलिमेंट, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। कब? एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा +4। एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, ठीक है। और जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, तब ये बॉन्डिंग में यूज करेगा P ऑर्बिटल, साथ में D ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं ये हाइब्रिडाइजेशन वाले नहीं है, ये बॉन्डिंग वाले हैं कि बॉन्डिंग बनाने के लिए किस ऑर्बिटल को यूज किया हुआ है। अब एक और वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, तो इस पेड को अनपेड में कन्वर्ट करने के लिए हमने फिर से इसको D में ट्रांसफर किया, तो इसको हम बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट 2। इस एक्साइटेड स्टेट 2 में क्या होगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो निकल जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा, D में चला जाएगा। अभी भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड है, और उस 6 इलेक्ट्रॉन में से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से ये 6 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो रहेगा वो रहेगा +6। और इस +6 ऑक्सीडेशन नंबर में वो बॉन्डिंग बनाने के लिए P ऑर्बिटल यूज करेगा, साथ में D ऑर्बिटल भी क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है वो -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। जो बातें आपको ज्यादा याद रखना है, ध्यान रखना है, वो ये कि +2 -2 ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल है, जिसमें बॉन्डिंग बनाने के लिए P ऑर्बिटल को यूज करेंगे। एक्साइटेड स्टेट 1 में ही +4 पॉसिबल है, और +4 ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम पे वो P और D ऑर्बिटल को यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए,
ठीक है। जब एक्साइटेड स्टेट 2 में देखते हैं तो वो +6 ऑक्सीडेशन शो करेगा और +6 में वो S को भी यूज करेगा, P को भी यूज करेगा और D को भी यूज करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर कब पॉसिबल है और किस ऑर्बिटल को वो यूज करने वाला है, इस बात की तरफ ध्यान रखना है। ग्राउंड स्टेट +2 -2 विथ P ऑर्बिटल, एक्साइटेड स्टेट 1 4 बॉन्ड्स +4 ऑक्सीडेशन नंबर P and D orbital, excited state 2 +6 oxidation number with 6 bond pair, जिसमें S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल और D ऑर्बिटल को क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट प्लस माइनस बोथ ऑक्सीडेशन स्टेट आर पॉसिबल, बट इन एक्साइटेड स्टेट ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर इज पॉसिबल, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये दोनों ऑक्सीडेशन नंबर ग्राउंड स्टेट के हैं, ये एक्साइटेड स्टेट 1 का है और ये एक्साइटेड स्टेट 2 का है। ठीक है, अब बात आती है इस पॉइंट की, ग्रुप नंबर 16 जो होता है उसको चैल्कोजेन बोला जाता है। जैसे ग्रुप नंबर 17 को हम लोग हैलोजन बोलते हैं, वैसे ही ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं चैल्कोजेन। ये चैल्कोजेन जो होता है ये 2 वर्ड का बना हुआ है, एक होता है चैल्को और दूसरा होता है जेन। चैल्को का मतलब होता है ओर, ओर का मतलब होता है जो मिनरल्स होते हैं उस मिनरल को ही हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, ओस। मतलब मिनरल से जो मेटल्स बनाने के लिए जिस मिनरल को हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ओर। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट ओर के फॉर्म में मिलते हैं। तो चैल्को का मतलब होता है ओर और जेन का मतलब होता है जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना। तो ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है ये सभी के सभी एक्सेप्ट पोलोनियम, मतलब पोलोनियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ये जनरली ओर के फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है चैल्कोजेन। ठीक है, अब ये ओवर्स क्या होते हैं, ओवर्स और मिनरल्स में क्या फर्क होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे आइसोलेशन लेसन में, जिसमें हमको ओनली ओवर्स और मिनरल्स के बारे में ही पढ़ना होता है। तो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द चैल्कोजेन, क्योंकि ये ओवर फॉर्म करते हैं। अदर देन पोलोनियम, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, साथ में ये भी देखा कि ये किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे और कितने ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। तो 2 4 6, तो ये बॉन्ड कितने बना सकते हैं, 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं, 6 बॉन्ड। जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास लोन पेयर रहेंगे 2। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर रहेगा 1 और 6 बॉन्ड बनाएगा तो लोन पेयर्स रहेंगे 0। तो हम इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर। तो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड पेयर्स रहेंगे, बॉन्ड पेयर्स में सिग्मा भी आएंगे, पाई भी आएंगे। ठीक है, सिग्मा पाई दोनों को इंक्लूड करेंगे। बॉन्ड पेयर्स आर 2, तो 2 विल बी लोन पेयर। बॉन्ड पेयर्स 4 रहेंगे तो लोन पेयर 1 रहेगा, बॉन्ड पेयर 6 रहेंगे तो लोन पेयर 0। आप देखो बॉन्ड पेयर 6 है तो लोन पेयर 0 है। ठीक है, इसके पहले हम जाते हैं तो इसको एलिमिनेट करेंगे, मतलब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे 4 बॉन्ड पेयर तो 1 लोन पेयर, सही है। उसके बाद हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो आप देखो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको देखना पड़ेगा कि कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे तो लोन पेयर कितने रहेंगे। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 बॉन्ड पेयर रहेंगे तो 0 लोन पेयर। 4 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो 1 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर बनाएगा तो 2 रहेंगे लोन पेयर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ठीक है, अब आता है नेचुरल अबंडेंस। यहाँ पे नेचुरल अबंडेंस का मतलब होता है कि नेचर में जो सभी एलिमेंट्स मिलते हैं उनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, और जो एलिमेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है उसका नेचुरल अबंडेंस होता है 1। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली एक रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं वो टॉपर है तो उसकी रैंकिंग रहेगी 1। वैसे ही जिसको उससे कम मार्क्स मिले उसका रैंकिंग रहेगा 2।
तो ज्यादा मार्क मिलने वाले का रैंकिंग 1 रहता है। तो उसी हिसाब से नेचर में जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं उन एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलेगा उसका नेचुरल अबंडेंस रहेगा 1। उससे कम क्वांटिटी में जो मिलेगा उसका नेचुरल अबंडेंस रहेगा 2। और इस प्रकार से होता है नेचुरल अबंडेंस। अब हम लोग ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनका नेचुरल अबंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 में से, उसके बाद मिलेगा सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, उसके बाद टेल्यूरियम, और पोलोनियम जो रहेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है। और इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड का यूज किया हुआ है, ट्रेस नाम के वर्ड का। ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी में मिलना। तो ऑक्सीजन का नेचुरल अबंडेंस में जो रैंकिंग रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, सल्फर का रहेगा 16, सेलेनियम का रहेगा 68, टेल्यूरियम रहेगा 74, और पोलोनियम जो रहेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है नेचर में। अब देखेंगे कि जब ये नेचर में मिलेंगे तो ये जितने भी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स है जब ये नेचर में मिलते हैं तो ये कौन से फॉर्म में मिलेंगे। ऑक्सीजन जो रहेगा वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर लिखा हुआ है। अब हम लोग पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, और जिसके पास सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे तो वो डायमैग्नेटिक। ठीक है, हम वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये है 1 लोन पेयर जिसके पास रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा लोन पेयर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे तो ऑक्सीजन जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 और ये 4। अब वैलेंस शेल में देखेंगे तो 6 में से 2 लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और 2 अनपेड थे तो दोनों अनपेड ने बॉन्ड बना लिए। अब इस ऑक्सीजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं है। ये वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से हमने वीबीटी भी देखा था और एमओटी भी देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, उस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो वीबीटी के हिसाब से इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है, जैसे नाइट्रोजन का मतलब N2 होता है वैसे ही ऑक्सीजन का मतलब होता है O2। ठीक है, तो यहाँ पे जो O2 होता है उस O2 के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। बॉन्ड बनाने के पहले देखो, बॉन्ड बनाने के पहले यहाँ पे ये सब नहीं था बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेड, और यहाँ पे एक। तो सिंगल ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन फिर क्या हुआ, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन को हमने पेड बना दिया और डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बना दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब डाइऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो अब एक भी ऑक्सीजन के पास, ना इस ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना इस ऑक्सीजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे है, पेयर्ड है। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है, और इस पैरामैग्नेटिक नेचर को हम बोलते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर जो रहेगा वो शो करने में हेल्प करेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं एमओटी। तो एमओटी ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन जो रहेगा वो किस प्रकार से पैरामैग्नेटिक रहेगा। इसके लिए हमको इस O2 का एमओटी डायग्राम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, दूसरे के पास रहेंगे 8, तो कितने बन जाएंगे, 16। तो हमको 16 एलिमेंट्स के लिए एमओटी का डायग्राम निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, ये रहेगा 1s सिग्मा 1s, ये रहेगा सिग्मा स्टार 1s, फिर यहाँ पे रहेगा सिग्मा 2s, फिर ये रहेगा सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ पे रहेगा सिग्मा 2px,
फिर यहाँ पे रहेगा पाई 2py, फिर यहाँ पे रहेगा पाई 2pz लिखते हैं, फिर यहाँ पे रहेगा पाई स्टार 2py, फिर यहाँ पे रहेगा पाई स्टार 2pz, और फिर यहाँ पे आएगा सिग्मा स्टार 2px। जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो ये एक और ये एक, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसको बोलते हैं कि ये कौन सा नेचर शो करेगा? पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो डाइऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने में जो हेल्प करेगा वो रहेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम ये बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो रहेगा वो किस प्रकार से पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करेगा? शो करेगा। ये ऑक्सीजन होता है, ये नॉन मेटालिक नेचर शो करता है, और ये 2 फॉर्म में होता है। एक होता है डाइऑक्सीजन और दूसरा होता है ट्राइऑक्सीजन, और ट्राइऑक्सीजन को हम बोलते हैं ओजोन। यहाँ पे ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। हम ओजोन के बारे में और O2 के बारे में बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये ओजोन का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट है, वन इज कॉल्ड एज O2 एंड सेकंड इज कॉल्ड एज O3। हम इन दोनों को एक दूसरे के एलोट्रॉस बोल सकते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। हम रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो CO2 गैस को इनटेक करते हैं, O2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग उस O2 गैस को यूज करते हैं बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस, और वहां से हम लोग उस CO2 को इमिट करते हैं। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड है। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 और 2p4। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है और P के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखेंगे तो इसने बॉन्ड बना लिए, ये पेयर, यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे पेयर और ये पेयर। अब देखेंगे इस ऑक्सीजन की, तो इसके पास लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 2 है और सिग्मा बॉन्ड 1 है। तो दोनों ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2, तो s चला गया, p1 चला गया, p2 चला गया, तो क्या बचा? p ऑर्बिटल। तो इसका एक p ऑर्बिटल इसके दूसरे p के साथ ओवरलैप करके कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई बॉन्ड। और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है p पाई ओवरलैपिंग। और ये ऑक्सीजन जो होता है, अब p पाई ओवरलैपिंग करने के लिए क्या होना चाहिए? इफ हम इसमें से पाई बॉन्ड को निकाल लेते हैं, तो अब इसके पास क्या है? एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन दोनों का ओवरलैप होने के लिए इन दोनों ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा वो कम होना चाहिए। जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ही ओवरलैपिंग इजीली होगा। इफ इन दोनों का ओवरलैपिंग होता है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। और तब जाके हम बोलेंगे कि वो p पाई बनाएंगे। हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इनके पास ये ऑर्बिटल है। हम बात करते हैं पोलोनियम की और पोलोनियम की, तो पोलोनियम और पोलोनियम में डिस्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग पॉसिबल रहेगा। तो ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो p पाई बॉन्डिंग बना सकता है, बाकी जो रहेंगे वो खुद के साथ p पाई बॉन्डिंग नहीं बना सकते हैं। हमने इसी कंसेप्ट को ग्रुप नंबर 15 में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन जो है वो दूसरे नाइट्रोजन के साथ p पाई बॉन्डिंग बना सकता है, लेकिन एक फॉस्फोरस दूसरे फॉस्फोरस के साथ p पाई बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है। तो ग्रुप नंबर 15 में से ओनली नाइट्रोजन जो था वही एक ऐसा था जो दूसरे सेम मॉलिक्यूल के साथ p पाई ओवरलैपिंग कर सकता है। वही बात यहाँ पे भी है,
इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें से एक ही एलिमेंट ऐसा है ऑक्सीजन जो खुद के जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। बाकी कोई भी एलिमेंट पी पाई ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में तो होता है, वो कंबाइन स्टेट में भी प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट। सिलिकेट का मतलब होता है SiO4-4। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सिलिकॉन, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन -1, ये होता है सिलिकेट। फिर आता है कार्बोनेट। कार्बोनेट को लिखेंगे हम लोग CO3-2, जिसमें रहेगा O अटैच टू C डबल बॉन्ड O- और ये रहेगा माइनस। फिर आता है सल्फेट। सल्फेट का स्ट्रक्चर होता है SO4-2, ये रहेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये रहेगा सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये O- और ये रहेगा O-। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो कंबाइन स्टेट में जो रहेगा वो सिलिकेट, कार्बोनेट और सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ, इसलिए हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि नेचुरल अबंडेंस में ये सबसे पहले नंबर पे आता है। जो अर्थ का टोटल मास है, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो कंबाइन फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट, कार्बोनेट एंड सल्फेट। तो अर्थ का जो टोटल मास रहेगा उस टोटल मास में से 46.6% जो मास रहेगा अर्थ का, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो टोटल मास में से जो 46.6% मास जो रहेगा वो ओनली ऑक्सीजन का रहेगा। साथ में ये ऑक्सीजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है। तो ड्राई एयर का मतलब होता है जिस एयर में मॉइस्चर नहीं रहेगा, क्योंकि एक मॉइस्चर होता है तो वहाँ पे वाटर प्रेजेंट रहेगा, और वाटर प्रेजेंट रहेगा तो वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो ये परसेंटेज जो रहेगा ऑक्सीजन परसेंटेज ये बढ़ जाएगा। सही है ना। तो ड्राई एयर का मतलब होता है जिस एयर में मॉइस्चर नहीं रहेगा, ऐसे एयर में 20.946% जो रहेगा वो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। और ये एयर में होने की वजह से यहाँ पे हम लोग बाय मास नहीं ले सकते, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम ले सकते हैं। तो एयर का जो टोटल वॉल्यूम आता है उस टोटल वॉल्यूम में से ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम रहेगा वो कितना रहेगा, 20.946% वॉल्यूम जो रहेगा वो अकेले ऑक्सीजन का रहेगा। तो इतना सारा वॉल्यूम क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये है ऑक्सीजन का ऑकरेंस। सल्फर जो होता है वो सल्फाइड और सल्फेट दोनों फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। जैसे हम लोग एक कॉमन टर्म यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। सल्फेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H+ आयन देगा तो SO4-2 सल्फेट बनेगा, तो सल्फेट में भी सल्फर प्रेजेंट है। सही है ना। तो इस प्रकार से ये सल्फर जो होता है वो सल्फाइड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और सल्फेट फॉर्म में भी प्रेजेंट रहेगा। सल्फर जो होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक होता है S8 और दूसरा होता है S6। S6 वाला कैसे रहेगा, ये हमने इस प्रकार का सल्फर का स्ट्रक्चर देखते हैं। जितने कॉर्नर है उतने सल्फर के मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है S8 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। S6 कैसा रहेगा, चेयर फॉर्म में बोला है, या चेयर और बोर्ड फॉर्म हमने ऑर्गेनिक में देखा था। आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो सल्फर इज प्रेजेंट इन S8 फॉर्म, ऑल्सो इन S6 फॉर्म। ये सभी के सभी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सभी के सभी सल्फर के ओर्स है। जो गैलेना होता है उसको PbS मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। जिंक ब्लेंड ZnS, यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। कॉपर पायराइट्स CuFeH2, यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। जिप्सम CaSO4 2H2O, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस
जहाँ पे हाफ H2 होता है वहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट होता है। बेरिलेट BaSO4 यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। जिप्सम का भाई इप्सम यहाँ पे भी सल्फर प्रेजेंट है। FeS जिसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं जो यहाँ पे शो किया हुआ है। तो FeS जो रहेगा ये आयरन सल्फाइड है और इस आयरन डाइसल्फाइड का जो कलर होता है ये गोल्ड के जैसा ही होता है, मतलब दिखने में जो रहेगा ये गोल्ड जैसे ही दिखेगा, लेकिन ये गोल्ड नहीं होता है और ये गोल्ड जैसे दिखने की वजह से इसको हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ओर्स ऑफ सल्फर, जहां से हम लोग सल्फर को प्योर करके यूज करते हैं और प्योर फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ जो ओर्स आते हैं वो मेटलर्जी का जो लेसन आता है 12th में आइसोलेशन वाला, वहां पे इनमें से कुछ ओर्स को हम लोग यूज करेंगे। ऑल्सो इट प्रेजेंट इन प्रोटीन, अनियन एंड गार्लिक। तो अनियन जो होता है, जो गार्लिक होता है, उनका जो स्पेसिफिक स्मेल होता है वो इस सल्फर की वजह से ही होता है। और ये जो प्रोटीन होता है, जब हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर देखे थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी और क्वाटरनरी, तो टर्शरी स्ट्रक्चर में वो जो प्रोटीन के जो चेन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सल्फाइड लिंकेज के थ्रू ज्वाइंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये सल्फर जो रहेगा वो प्रोटीन्स में भी क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। साथ में जो वॉल्केनो का इरप्शन होता है उस वॉल्केनिक इरप्शन में भी H2S गैस प्रोड्यूस होता है जिसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फाइड बोलेंगे, और इस हाइड्रोजन सल्फाइड में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शन में भी सल्फर जो होता है वो बाहर निकलता है। ये सल्फर बाहर निकलता कहाँ से है, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें अर्थ के क्रस्ट के अंदर का जो लावा होता है वो बाहर निकलता है। तो अर्थ के क्रस्ट में बहुत सारे ओवर्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं और उन ओवर्स में सल्फर प्रेजेंट होता है। तो वो सल्फर जो होता है वो वॉल्केनिक इरप्शन में बाहर निकलता है, इसलिए वॉल्केनोज के इरप्शन में H2S प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से हम वहां से भी ये सल्फर को प्रोड्यूस मतलब गेन कर सकते हैं, या तो वहां से भी हम लोग सल्फर को ले सकते हैं और इस सल्फर को हम लोग बाद में अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। सो ये रहेगा ऑक्सीजन और सल्फर के का ऑकरेंस। अब बात करते हैं हम लोग सेलेनियम और टेलुरियम। आप यहाँ पे सेलेनियम का स्ट्रक्चर देखो, कितने सेलेनियम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये बन जाएगा Ac8। जैसे इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था कि सल्फर प्रेजेंट होता है एसिड फॉर्म में, तो ये इस प्रकार से क्या करता है, रिंग फॉर्म करता है। सेलेनियम एंड टेलुरियम ऑकर्स इन सल्फाइड ओर्स, ये हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि ग्रुप नंबर 16 में से सभी के सभी एलिमेंट्स ओवर फॉर्म करते हैं, एक को छोड़ के पोलोनियम। ऑक्सीजन और सल्फर के बारे में पढ़ लिया, यहाँ पे हम लोग सेलेनियम और टेलुरियम के बारे में देखेंगे। तो इनका जो सल्फाइड रहेगा उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस प्रकार से रहेगा। उसमें से जो सल्फाइड, सेलेनियम सल्फाइड जो होता है वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो होता है, उस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को बनाने के लिए इस सेलेनियम डाइसल्फाइड को यूज करते हैं। तो सेलेनियम डाइसल्फाइड का जो ओर होता है, मतलब सेलेनियम का जो ओर होता है सल्फाइड फॉर्म में, वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में डैंड्रफ को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद ये जो ग्लास है, इस प्रकार के ग्लास जो होते हैं ये ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। तो कलर ऑफ रेड ग्लास इन द ट्रैफिक सिग्नल इज ड्यू टू कैडमियम सेलेनियम कॉम्प्लेक्स। तो कैडमियम और सेलेनियम इन दोनों को मिक्स करके जो नया कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड जो होता है वो इस प्रकार का क्या करता है, रेड कलर क्या करता है, शो करता है। तो ट्रैफिक सिग्नल में जो रेड कलर का जो ग्लास होता है उस ग्लास को बनाने के लिए हम लोग कैडमियम सेलेनियम कॉम्प्लेक्स को यूज करते हैं। जिस प्रकार से सल्फर जो होता है वो S8 और S6 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वैसे ही सेलेनियम और टेलुरियम ओनली S8 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये S6 फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। आप चाहे वो S8 या S6 की बात करो, इनमें ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा।
तो सल्फर S8H6 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सेलेनियम ओनली 8 वाले फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो 6 मेंबर्ड रिंग नहीं बनाता है। Selenium conduct electricity when exposed to light. That's why it is used in solar cell, light meters and photographic material. तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करता है जब ये लाइट के साथ एक्सपोज होता है, इसीलिए हम इनको सोलार सेल में या तो फोटोग्राफिक मटेरियल में यूज कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो ये सोलर सेल बनाने के लिए भी हमने किसको यूज किया हुआ है, सेलेनियम को यूज किया हुआ है। ठीक है, पोलोनियम जो होता है वो मोनो एटॉमिक होता है, बाकी जो रहेंगे वो पॉली एटॉमिक होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, सल्फर जो रहेगा वो ऑक्टा एटॉमिक है, हेक्सा एटॉमिक है, सेलेनियम ऑक्टा एटॉमिक है, टेल्यूरियम भी ऑक्टा एटॉमिक है, लेकिन पोलोनियम जो रहेगा वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ये जो पोलोनियम होता है ये वो रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है और इसका हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो आता है 13.8 डेज। हाफ लाइफ, टी हाफ का मतलब होता है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है। इस हाफ लाइफ टाइम को कंपेयर कैसे करते हैं, जितना इनिशियल अमाउंट होता है उस देखो जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनका डीके का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा शुरू होता है। ठीक है, तो जब ये डीके होना शुरू कर देता है तो उसका इनिशियल अमाउंट का हाफ होने के लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज द टी हाफ। तो पोलोनियम जो होता है उसका टी हाफ या तो हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो है 13.8 डेज। अब हमने जितने एलिमेंट्स देखे ग्रुप नंबर 15 के, तो ग्रुप नंबर 15 के पास एक भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था, लेकिन वही बात करेंगे ग्रुप नंबर 16 के पास। तो ग्रुप नंबर 16 के पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम। और जनरली हम लोग जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो यहाँ पे मतलब अभी 12th स्टैंडर्ड में जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं तो हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ते हैं, या तो उनका ट्रेंड जो होता है प्रॉपर्टीज में वो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हम नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो 5 एलिमेंट में से हमको 4 एलिमेंट के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम के बारे में। हम पोलोनियम के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव नेचर होने की वजह से इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में अलग से स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये था सेलेनियम और टेल्यूरियम के बारे में। अब ये टेबल जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इनमें से कुछ बातें कॉमन है जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर वो एज यूजुअल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने पढ़ लिया था कि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से रहेगा। हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपको कोवैलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस बताया था। कोवैलेंट रेडियस का मतलब होता है जब वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा। उस टाइम पे उसका जो रेडियस होता है उसको बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पहले हम लोग कोवैलेंट रेडियस को ही कंपेयर करते हैं। भले ही यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम लेफ्ट टू राइट दिए हुए हैं, लेकिन ये टेबल में टॉप टू बॉटम ही होते हैं। मतलब होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे। देखो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ शेल 2 है, नंबर ऑफ शेल 3 है, नंबर ऑफ शेल 4 है, नंबर ऑफ शेल 5 है, नंबर ऑफ शेल 6 है। तो ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इनका साइज बढ़ेगा, और जब इनका साइज बढ़ेगा तो उनका रेडियस भी बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे कोवैलेंट रेडियस भी बढ़ा है और आयोनिक रेडियस भी बढ़ा है। ठीक है, तो आप कोवैलेंट रेडियस और आयोनिक रेडियस जो रहेगा, अब देखो आयोनिक रेडियस जो है वो -2 में दिया हुआ है। मतलब हम बात करते हैं ऑक्सीजन और O-2 की। ठीक है, तो इन दोनों में से किसका साइज बड़ा रहेगा? ऑक्सीजन में होता है 2,6 और यह होता है 2,8। रूल नंबर 1 तो नहीं लगेगा क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ शेल सेम है,
रूल नंबर 2 भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका न्यूक्लियर चार्ज रहेगा कितना +16, और ये भी रहेगा +16। सही है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे +16 शो करेगा। ठीक है, हाँ हम यहाँ पे थे। ठीक है, तो कितना रहेगा +16 दोनों का रहेगा। तो रूल नंबर 1 भी एप्लीकेबल नहीं है, रूल नंबर 2 भी एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग रूल नंबर 3 में जाएंगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 8 है। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो साइज बढ़ेगा। इसलिए न्यूट्रल ऑक्सीजन और -2 ऑक्सीजन में से -2 ऑक्सीजन का साइज जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो ये न्यूट्रल है तो इसको बोलेंगे हम लोग कोवैलेंट रेडियस, और ये चार्ज वाला होने की वजह से इसको बोलेंगे आयोनिक रेडियस। तो ऑक्सीजन के आयोनिक रेडियस जो रहेगा वो कोवैलेंट रेडियस से बड़ा रहेगा, क्योंकि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो सिंपल सी बात है साइज जो रहेगा वो बढ़ेगा। अब बात करते हैं सबके आयोनिक रेडियस की, तो सभी ने 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हो गए, तो सिंपल सी बात है उनका साइज जो रहेगा वो नॉर्मल से बड़ा ही रहेगा। लेकिन देखो ऑक्सीजन के पास 2 शेल है, सल्फर के पास 3 है, तो उसका साइज ज़्यादा है। सल्फर से सेलेनियम के पास 1 शेल और ज़्यादा है, तो उसका साइज बड़ा है। तो रेडियस कोई भी रहे, आयोनिक रहे या कोवैलेंट रहे, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयोनिक और कोवैलेंट दोनों के दोनों रेडियस बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना साइज छोटा होता है उतना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है, बट साइन जो रहेगा वो निगेटिव रहेगा। मतलब सबसे बड़ा साइज है पोलोनियम का, तो उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होना चाहिए। निगेटिव साइन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो सबसे कम देखो पोलोनियम, उससे छोटा साइज है टेलुरियम तो उसका ज़्यादा है, उससे छोटा साइज है सेलेनियम, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और बढ़ गया विथ निगेटिव साइन। उससे बड़ा साइज छोटा साइज है सल्फर का, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और बढ़ गया। उससे छोटा साइज है ऑक्सीजन का, इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होता है। इसका रीजन ऐसा होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इसके वैलेंस शेल में देखो ऑक्सीजन का साइज छोटा है, उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन 6 है, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ जाता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने के वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा होने के बजाय सल्फर से कम होता है। ठीक है, ये हमने 11th में देखा था कि सल्फर ऑक्सीजन को कंपेयर किया था, फिर ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर किया था, फ्लोरीन को हमने कंपेयर किया था क्लोरीन के साथ। रूल के हिसाब से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो क्लोरीन से कम होता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना साइज छोटा रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा, जिसका साइज सबसे बड़ा रहेगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम रहेगा। ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा रहेगी। ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कम ही हो रहा है। सेम ट्रेंड अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए हम लोग ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। डेंसिटी भी बढ़ता है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे भी देखो डेंसिटी बढ़ रहा है। पोलोनियम रेडियोएक्टिव होने की वजह से उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंस कम है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है। सही है ना, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो O2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सल्फर जो रहेगा वो एसिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम रहेंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम रहेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रहेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने के टाइम पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ते हैं। लास्ट में आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ।
स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो किस प्रकार का ट्रेंड यहाँ पे शो करेगा और क्यों ये इस प्रकार का ट्रेंड शो करेगा। तो ऑक्सीजन जो होता है वो -2 से लेकर +2 तक का ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो -2, -1, +1 और +2, ये नॉर्मल ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड रहेगा लेकिन फ्लोरीन के साथ, और ये रहेगा फ्लोरीन के साथ। सल्फर जो रहेगा -2, +2, +4, +6 शो करेगा। सेलेनियम ये भी -2, +2, +4, +6 शो करेगा। टेल्यूरियम -2, +2, +4, +6 शो करेगा। पोलोनियम ओनली +2 और +4 शो करेगा। ठीक है, ये -2 शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पोलोनियम जो होता है वो मेटालिक कैरेक्टर शो करता है और ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर। हम यहाँ पे इधर से इधर जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना, इलेक्ट्रॉन लूज करना। इफ ये मेटालिक नेचर शो करेगा, और मेटालिक नेचर शो करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद नहीं करेगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आएगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे पोलोनियम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, +2 रहेगा, +4 रहेगा, +6 नहीं है क्योंकि ये इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करेगा, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम जो रहेगा वो +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करेगा। इनर्ट पेयर का मतलब मैंने आगे आपको बताया था कि ये किस प्रकार से इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो ये होते हैं ग्रुप नंबर 16 के फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनका ट्रेंड रहेगा और इनका ट्रेंड इस प्रकार से ही क्यों रहेगा। जो बातें आपको याद रखना है पहले इस बात को कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होना चाहिए इस ग्रुप में, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा है और उस छोटे शेल में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है तो उनमें उस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाता है, जिसके वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर से कम होता है। बाकी जो है, जो हमने 11th में केमिकल क्लासिफिकेशन लेसन में जो प्रॉपर्टीज पढ़े थे, टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये सभी हमने वहाँ पे पढ़ लिए थे। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पे भी देखने लायक है कि यहाँ से इधर जाने के बाद मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, बट मेल्टिंग पॉइंट कम हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 6 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, यहाँ पे ये 4 बॉन्ड बनाता है, ये मैक्सिमम के हिसाब से दिखा दे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेल्यूरियम है वो 6 बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जो पोलोनियम रहेगा वो 4 बॉन्ड बनाएगा। और सिंपल सी बात है, 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए 6 बॉन्ड से एनर्जी कमी लगने वाली है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। रीजन, टेल्यूरियम 6 बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, पोलोनियम 4 बॉन्ड बनाता है, तो 6 बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी कंपेयर टू 4 बॉन्ड, इसीलिए टेल्यूरियम का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो ये रहेंगे ग्रुप नंबर 16 के प्रॉपर्टीज, और इस प्रकार से हमने यहाँ तक ग्रुप नंबर 16 के प्रॉपर्टी पढ़ ली है। साथ में आपको टेक्स्ट बुक भी रीड करते रहना है और उसके भी डाउट धीरे धीरे आपको क्लियर करते रहना है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रुप नंबर 16 में ये जो टेबल दिया हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज का, यहां तक हमने पढ़ लिया है। अभी हमको जो टॉपिक पढ़ना है ये टॉपिक है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का डिफिनेशन क्या होता है? जैसे हमने ऑक्साइड देखा था, हैलाइड्स देखा था, वैसे हाइड्राइड्स भी आता है। तो इफ कोई भी कंपाउंड बाइनरी है, कौन सा कंपाउंड है? बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है द मॉलिक्यूल्स इन विच ओनली 2 टाइप्स ऑफ एटम। तो बाइनरी का मतलब होता है 2 टाइप्स ऑफ एटम्स होने चाहिए, और डाई एटॉमिक का मतलब होता है 2 एटम्स होने चाहिए। ये दोनों डिफरेंट हैं।
ठीक है। हम बात करते हैं H2O की, तो यहाँ पे दो टाइप के एटम्स है, तो इसको हम लोग बाइनरी बोलेंगे, डायटोमिक नहीं बोलेंगे। हम O2 को डायटोमिक बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दो एटम्स है और दोनों ऑक्सीजन के हैं। वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कितने हैं? 3 है। 2 है हाइड्रोजन के और 1 रहेगा ऑक्सीजन का। तो ये डिफरेंस रहेगा बाइनरी और डायटोमिक के बीच में। तो बाइनरी कंपाउंड है और बाइनरी कंपाउंड में 2 में से एक हाइड्रोजन होता है तो उसको बोलेंगे हाइड्राइड। 2 में से एक ऑक्सीजन रहेगा तो उसको बोलेंगे ऑक्साइड। 2 में से एक नाइट्रोजन रहेगा तो उसको बोलेंगे नाइट्राइड। 2 में से एक हैलोजन रहेगा तो उसको बोलेंगे हैलाइड। जैसे हाइड्राइड का एग्जांपल देखेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NH3। यहाँ पे 2 टाइप के एटम्स है तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्राइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं H2O, यहाँ पे ऑक्साइड बनेगा। हम यहाँ पे इसको नाइट्राइड बोल सकते हैं, सही है। हम हैलाइड्स में लिखेंगे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। हम यहाँ पे लिख सकते हैं HBr, जिसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो हाइड्राइड्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स इन जिसमें 2 टाइप के एटम्स होने चाहिए और 2 में से एक एटम जो रहेगा, मतलब जो 2 टाइप के एटम्स है उनमें से एक जो रहेगा वो कौन होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स। तो इस लेसन में अभी हमको इस टॉपिक में हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो देख रहे हैं वो ग्रुप नंबर 16 देख रहे हैं और ग्रुप नंबर 16 में देखेंगे तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है? NS2Np4। ये M की बात करते हैं। यहाँ पे M का मतलब होता है ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एक एलिमेंट जो ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, सेलेनियम भी हो सकता है, टेल्यूरियम भी हो सकता है। इनमें से कोई भी एक एटम हो सकता है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने जो s ऑर्बिटल होता है और यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। p के पास 4 है तो 1 2 3 अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल, और ये रहेगा चौथा। तो ग्रुप नंबर 16 के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेड अनपेड हो सकते हैं जो ग्राउंड स्टेट में रहेगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे और एक्साइटेड स्टेट 2 में जाएगा तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे। ग्राउंड स्टेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेड होते हैं और जब 2 ही इलेक्ट्रॉन अनपेड रहेंगे तो बॉन्डिंग बनाने के लिए p ऑर्बिटल यूज करेगा। जब ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है, एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये वाला, और वो d में चला जाएगा। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो 4, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही बॉन्ड बनाते हैं। उस टाइम पे बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल यूज करने वाला है वो ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल। जब ये s का अनपेड इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर होता है वो ब्रेक होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है तो d के पास एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अब टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे 6, ये रहेगा एक्साइटेड स्टेट 2 में, तो यहाँ पे रहेगा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल, सही है। तो इस प्रकार से जब 2 बॉन्ड बनाएगा तो p ऑर्बिटल यूज करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा तो p और d ऑर्बिटल यूज करेंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे उस टाइम पे s, p और d ये तीनों ऑर्बिटल हम लोग यूज करेंगे। अब बात आती है हाइड्रोजन की जिसके साथ बॉन्ड बनाने वाले हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s1 और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेड। तो बॉन्डिंग बनाने के लिए हाइड्रोजन जो ऑर्बिटल यूज करने वाला है वो कौन सा है? s। फिर हमने देखा था s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। कोई भी जो ऑर्बिटल है वो खुद के सेम ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना सकता है या तो एडजेसेंट के साथ बॉन्ड बना सकता है, उसके बाद वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। मतलब जो s रहेगा वो p के साथ बॉन्ड बना सकता है, वो s जो रहेगा वो s के साथ बॉन्ड बना सकता है, p जो रहेगा वो p के साथ बना सकता है
पी एस के साथ बॉन्ड बना सकता है, पी डी के साथ बॉन्ड बना सकता है, पी एफ के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा। डी जो रहेगा वो पी के साथ बना सकता है, डी जो रहेगा वो डी के साथ ओवरलैप कर सकता है, डी जो रहेगा वो एफ के साथ ओवरलैप कर सकता है, एफ एफ के साथ ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड बनाने की। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे जब ये मेटल M मतलब ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट दो बॉन्ड बनाएगा तो मॉलिक्यूल क्या बनना चाहिए, H2M। कब, जब ये दो बॉन्ड बनाएगा। हमारे हिसाब से दो बॉन्ड भी बनाता है, चार बॉन्ड भी बनाता है, 6 बॉन्ड भी बनाता है, सही है ना। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये होना चाहिए H4M। जब ये 6 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो ये होना चाहिए H6M। सही है, ये 3 पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, कौन सा, H2M। इसका मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल्स पॉसिबल नहीं होंगे और ये एक ही मॉलिक्यूल जो रहेगा वो पॉसिबल रहेगा। अब बात ये आती है कि ये दो मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है। इफ आपको रीजन पता है इसका मतलब आपने 11th स्टैंडर्ड प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, नहीं है तो हम फिर से यहाँ पे एक बार उसको रिवाइज करके देखेंगे कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है ये मॉलिक्यूल्स पॉसिबल क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब हमने दो बॉन्ड बनाया तो दो बॉन्ड बनाने के लिए हमने p ऑर्बिटल यूज किया ओवरलैपिंग के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। तो s हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल है और बॉन्डिंग के लिए जो ऑर्बिटल यूज करने वाले हैं वो p ऑर्बिटल है। तो s और p के बीच का ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है क्योंकि s के एडजेसेंट कौन है, p ऑर्बिटल है। तो कोई भी ऑर्बिटल खुद के जैसे ही दूसरे ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है या तो एडजेसेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है और तो ही वहां पे बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, मतलब तब जाके उनके बीच में बॉन्ड बन सकता है, बाकी कंडीशंस में वहां पे किसी प्रकार का कोई भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो जब ये दो बॉन्ड बनाएगा ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट तो ये p ऑर्बिटल यूज करेगा और हाइड्रोजन के पास कौन सा पॉसिबल है, s। तो यहाँ पे s और p का ओवरलैपिंग होगा, तो s और p का ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है, इसलिए ये दो बॉन्ड बना सकता है। जब ये 4 बॉन्ड यूज करेगा तब वो p और d ऑर्बिटल यूज करेगा, तो s का और p का ओवरलैपिंग होगा, साथ में यहाँ पे s और d का ओवरलैप होगा। s p के साथ ओवरलैप करेगा, s d के साथ ओवरलैप करेगा। रूल के हिसाब से एस पी का ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एस और डी का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है और एक भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, एक भी बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है और इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है H4M जो रहेगा ये पॉसिबल नहीं रहेगा। जब बात करते हैं 6 बॉन्ड के लिए तो यहाँ पे s ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन के पास भी s है, तो यहाँ पे SS ओवरलैपिंग होगा, हाइड्रोजन का sp ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे sd ओवरलैपिंग होगा। s के साथ ओवरलैप कर सकता है, खुद के साथ कर सकता है, s बाजू वाले के साथ कर सकता है क्योंकि s के बाजू में p है। ये s d के साथ नहीं कर सकता है क्योंकि ये बगल में नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल है और एक भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, इसका मतलब वो बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे H4M और H6M को नहीं लिखा है, एक ही मॉलिक्यूल लिखा हुआ है। मतलब ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्राइड बनाएंगे, देखो ये बाइनरी है, दो ही टाइप के एटम्स है ना, M मतलब ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट और H का मतलब हाइड्रोजन, दो ही टाइप के एटम्स है, टोटल 3 एटम्स है, तो इसको ट्राइनरी एटम्स बोलेंगे, नहीं ट्राई एटॉमिक बोलेंगे। ट्राइनरी का मतलब होता है 3 टाइप के एटम्स होना, यहाँ पे 3 टाइप के एटम्स नहीं है, 2 ही टाइप के है। ठीक है, तो अब समझा H2M पॉसिबल क्यों है और H4M और H6M पॉसिबल क्यों नहीं है।
ऐसा नहीं कि आपको m ही लिखना है, आप m के जगह n भी लिख सकते हो, x भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, e भी लिख सकते हो, b भी लिख सकते हो। आपको सिर्फ स्पेसिफाई करना है कि आपने यहाँ पे जो अल्फाबेट यूज किया हुआ है उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट वहां पे हो सकता है। तो ये रहेगा हाइड्राइड्स में। जैसे हमने बोला था ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट 2 वैलेंसी, 4 वैलेंसी, 6 वैलेंसी बनाते हैं। तो वो 2 ही वैलेंसी वाला मॉलिक्यूल क्यों स्टेबल होता है, 4 और 6 वैलेंसी वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल क्यों नहीं है। ठीक है, H2O is a liquids in liquid state, others are colorless, foul smelling toxic gas। ठीक है, अब रियल में ऐसा होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स क्या बनेंगे, M के जगह H लेके देखते हैं तो क्या बनेगा, M के जगह O लेते हैं, पहला एलिमेंट कौन है, O, तो क्या बनेगा H2O, फिर आएगा H2S, तीसरा बनेगा H2SE, फिर बनेगा H2TE और लास्ट में बनेगा H2PO, पोलोनियम। ठीक है, इस प्रकार से। अब होता ऐसे है कि ग्रुप नंबर 16 के जितने भी हाइड्राइड्स होते हैं, ये हाइड्राइड्स गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में, गैसियस, एक को छोड़ के, किसको, वाटर को। वाटर इसलिए गैसियस स्टेट में नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है, बाकी इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होने की वजह से ये वाटर जो होता है, मतलब ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन बाकी जितने भी हाइड्राइड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, गैसियस स्टेट में रहेंगे। तो ग्रुप नंबर 16 के सभी हाइड्राइड्स गैसियस स्टेट में होता है एक्सेप्ट वाटर। वाटर लिक्विड स्टेट में इसलिए होता है क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने के वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल जो रहेगा वो लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये बहुत फाउल स्मेल प्रोड्यूस करता है, कभी कभी लेबोरेटरी में बहुत गंदा स्मेल आता है, तो वो जो होता है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब बात करते हैं H2O और H2S की ही। तो H अटैच टू O अटैच टू H, फिर H अटैच टू S अटैच टू H, फिर कौन आएगा, सेलेनियम, H अटैच टू Ac अटैच टू H। ठीक है, ये रहेगा उनका बॉन्ड लेंथ। देखो सब में हाइड्रोजन तो कॉमन है, सही ना। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन के पास 2 शेल है, सेलेनियम सल्फर के पास 3 शेल है, सेलेनियम के पास 4 शेल है। तो हाइड्रोजन से बड़ा साइज रहेगा सल्फर का, सल्फर से बड़ा साइज रहेगा सेलेनियम का। और जब 2 में से एक एटम का भी साइज बढ़ता है तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। हाइड्रोजन तो कॉमन है ना, तो वहां से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो इसके बदले में हमको दूसरा एटम देखना पड़ेगा। तो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऐसा नहीं कि मैं इन दोनों को नहीं ले सकता, एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 ही लिए है। ठीक है, अब पांचों एक साथ पढ़ सकते हो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम में से ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का और बढ़ गया, सेलेनियम का साइज और बढ़ गया, और सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने की वजह से ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कम है, उससे ज्यादा है हाइड्रोजन सल्फर बॉन्ड लेंथ, उससे ज्यादा है हाइड्रोजन सेलेनियम बॉन्ड लेंथ। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से लेकर पोलोनियम की तरफ जाते हैं, तो सेंट्रल एटम का साइज बढ़ने के वजह से ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन सेलेनियम बॉन्ड सबसे वीक है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग है।
और हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि टॉप वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, बॉटम वाले बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब टॉप टू बॉटम आते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी कम हो रहा है। रीजन, टॉप टू बॉटम आ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से इन दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इनके बीच का बॉन्ड इजीली टूटेगा। इसका मतलब बॉन्ड एंथैल्पी कम हो जाएगा। बॉन्ड एंथैल्पी में दोनों पॉसिबल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी पॉसिबल है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी भी पॉसिबल है। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा। मतलब एक जो रहेगा वो एंडोथर्मिक रहेगा, तो दूसरा क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। वैल्यू सेम रहेंगे, साइन अपोजिट रहेगा। सही है। तो बॉन्ड एंथैल्पी में बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी बोथ आर सेम। तो उसमें दो टाइप आते हैं, एक आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो दूसरा आता है बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर। अभी देखा था थोड़ी देर पहले कि देखो हम इन तीनों को पहले कंपेयर करते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन सेलेनियम। ठीक है, तो इजीली बॉन्ड किसका टूट रहा है, हाइड्रोजन सेलेनियम का। मतलब वो इजीली क्या करेगा, हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। अब इजीली बॉन्ड टूटेगा मतलब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम रहेगा, और जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये Ka का वैल्यू जो होता है उस Ka के वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। तो H2PO पोलोनियम का एसिडिक कैरेक्टर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, तो बॉन्ड इजीली टूटेगा। और इफ बॉन्ड इजीली टूटेगा तो ये हमको इजीली H+ आयन देगा कंपेयर टू H2O, एंड दैट्स वाई इसका एसिडिक कैरेक्टर जो रहेगा वो H2O से ज़्यादा रहेगा। थर्मल स्टेबिलिटी, अभी देखा था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू हाइड्रोजन पोलोनियम, तो ये बॉन्ड इजीली नहीं टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल है और H2PO मॉलिक्यूल कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। रिड्यूसिंग नेचर, तो जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी रिड्यूसिंग नेचर शो करेंगे एक्सेप्ट वाटर। तो वाटर जो रहेगा वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो नहीं करेगा। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रोजन देने का एबिलिटी बढ़ता है, मतलब रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। इसलिए लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर 16 के जितने भी हाइड्राइड्स रहेंगे उनका रिड्यूसिंग नेचर टॉप टू बॉटम जाने के बाद बढ़ेगा, मतलब वो इजीली हाइड्रोजन लूज करना क्या करेंगे, पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये किसके बारे में है, हाइड्राइड्स के बारे में। अब देखेंगे हैलाइड्स के बारे में। तो इसके पहले जो बॉन्ड बनाने वाले थे वो कौन थे, हाइड्रोजन। यहाँ पे बॉन्ड कौन बनाएगा, हेलोजन। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे ग्रुप नंबर 15 का कोई भी एक एलिमेंट यूज किया है M। इनका वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा S2 और P4 ग्राउंड स्टेट में। तो S के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अभी कितने अनपेड है, 2। तो ऑर्बिटल कौन सा यूज करेंगे, P, जो इसके पहले पढ़ा था। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो D के पास चला गया, सॉरी यानी यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो D के पास चला गया। तो अब अनपेड इलेक्ट्रॉन बन गए 4, तो ये ऑर्बिटल यूज करेगा P और D। फिर क्या करेंगे हम लोग, एक्साइटेड स्टेट 2 में यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन S का D में शिफ्ट करेंगे। तो कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर रहेगा S, P और D। तो ये ऑर्बिटल्स वो यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट 2, 4 और 6 वैलेंसी शो करेंगे। अब हैलाइड्स लिखा है, मतलब सिंपल सी बात है, हमको हैलोजन को यूज करना है।
तो हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 और Np5। सही है, तो मैं इनको यूज करता हूँ। S के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, P के पास 1 2 3 4 5। तो अब वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 7। सही है ना? 2 है S के पास और 5 है P के पास। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो रहेंगे 7। 7 में से एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो बॉन्ड कितना बना सकता है? एक। और बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल यूज करेगा वो कौन सा रहेगा? p ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर है? जो सेंट्रल एटम होता है वही एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। सही है, तो सेंट्रल एटम जो रहेगा वो ग्राउंड स्टेट में भी हो सकता है, एक्साइटेड स्टेट में भी हो सकता है। क्लियर? तो सेंट्रल एटम को हमने m कंसीडर किया हुआ है। अब हैलोजन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो वो एक बॉन्ड बनाने के लिए उसने जिस ऑर्बिटल को यूज किया हुआ है वो ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल। सही है, अब देखो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट का 2 वैलेंसी है, तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 2। तो ये बन जाएगा MX2। सही है ना? कब? जब ये 2 बॉन्ड बनाएगा तब ऑर्बिटल कौन सा यूज करेगा? p। और x के पास भी कौन सा है? p। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग रहेगा ये कौन सा रहेगा? p और p ओवरलैपिंग जो एग्जिस्ट करता है, मतलब MX2 तो बनेगा। फिर कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो फॉर्मूला रहेगा MX4। सही है, अब MX4 के लिए p और d ऑर्बिटल यूज करेगा, तो ये जो p ऑर्बिटल p के साथ ओवरलैप करेगा, p ऑर्बिटल d के साथ ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे 2 टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। एक रहेगा p ओवरलैपिंग, तो दूसरा रहेगा p और d का ओवरलैपिंग, और दोनों पॉसिबल है। सही है, तो ये MX4 जो रहेगा ये भी एग्जिस्ट करेगा, MX2 भी एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं हम लोग 6 ऑर्बिटल की, मतलब 6 बॉन्ड की। तो 6 बॉन्ड के टाइम पे ये बनेगा MX6। क्या बनेगा? MX6। और जब ये MX6 बनेगा तब यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सा रहेगा? SP, PP और PD। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग रहेगा SP, यहाँ पे रहेगा P और P, और रहेगा P और D। SP भी पॉसिबल है, P और P भी पॉसिबल है, P और D भी पॉसिबल है, तो MX6 भी पॉसिबल रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल पॉसिबल है हैलोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ एक ही मॉलिक्यूल पॉसिबल था, लेकिन हैलोजन के पास 3 मॉलिक्यूल पॉसिबल है। MX2 पॉसिबल है, MX4 पॉसिबल है और MX6 पॉसिबल है। एक बात और, ठीक है, जब वो 6 में से 6 बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास लोन पेयर एक भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैं लोन पेयर का क्वांटिटी लिखता हूँ 0। जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा? 4 बॉन्ड कब बनाएगा? ऐसे। अब 4 बॉन्ड बनाएगा M, तो ये 4 बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, एक क्या रहेगा? लोन पेयर। तो इसके पास एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, जब ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा तो ये D का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहेगा, वो इसमें रहेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड है? 2। और लोन पेयर कितने हैं? 2। तो यहाँ पे जो लोन पेयर रहेंगे वो कितने रहेंगे? 2। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं तो 2 लोन पेयर रहेंगे। 4 बॉन्ड बनाएंगे तो 1 लोन पेयर रहेगा, और 6 बॉन्ड बनाएंगे तो 0 लोन पेयर रहेंगे। अब ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। ये है M, ये है 1x और ये है 2x MX2। बॉन्ड कितने बनाए? 2। तो लोन पेयर कितने रहेंगे? 2। तो इस MX2 के पास रहेगा 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर। सही है ना? हाँ। अब बात करते हैं MX4 की। तो बॉन्ड कितने बनाए? 4। तो लोन पेयर कितना बचेगा? 1। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये रहेगा 1x, ये सेकंड x, ये थर्ड x, ये फोर्थ x और एक रहेगा लोन पेयर। सही है। अब बात करते हैं MX6 की। तो 6 वैलेंसी शो कर रहा है, तो लोन पेयर कितने रहेंगे? 0। तो हम यहाँ पे MX6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो ये रहेगा 1x,
ये सेकंड एक्स, ये थर्ड एक्स, ये रहेगा फोर्थ एक्स, ये रहेगा फिफ्थ एक्स और ये रहेगा सिक्स्थ एक्स। तो और इसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहेगा। ठीक है ना, ये समझा नहीं समझा? 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने बॉन्ड बनाया तो 2 लोन पेयर बचे। 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 ने बॉन्ड बनाया तो 1 लोन पेयर बचा। 6 में से 6 ने बॉन्ड बनाया तो 0 लोन पेयर बने। तो ये MX2 बना है, एक MX4 बना हुआ है और दूसरा MX6 बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की। किसकी? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, कि ये किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, और लोन पेयर कितने हैं? 2। सही है ना? हाँ, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। क्या रहेगा? sp3। अब ये देखना पड़ेगा, जिसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, 2 रहेंगे लोन पेयर और 2 रहेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो इसका जियोमेट्री क्या रहेगा? ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा था। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो MX4 के पास देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो कितने हैं? 1। अब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे? नंबर ऑफ HO जो रहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। क्या रहेगा? sp3d। अब बात करते हैं इसकी MX6 की, तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है 6, लोन पेयर है 0 और हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे 6। तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 3 टाइप के हैलाइड्स यहाँ पे बनते हैं ग्रुप नंबर 16 के साथ, MX2, MX4, MX6। तो MX2 के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 रहेंगे, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। MX4 के पास 4 रहेंगे सिग्मा बॉन्ड, 1 रहेगा लोन पेयर, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे 5। तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। MX6 के पास देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 6, नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 6। तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। sp3d2। MX2 ग्राउंड स्टेट में है, MX4 एक्साइटेड स्टेट 1 में बनेगा, MX6 जो रहेगा वो एक्साइटेड स्टेट 2 में बनेगा। क्लियर है? तो ये है किसके बारे में? हैलाइड्स के बारे में। एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है, 6 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बनाता है 6 इलेक्ट्रॉन में से, तो 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड बनाएगा 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड बनाएगा 0 लोन पेयर। ये है वो कौन से ऑर्बिटल्स यूज करेगा बॉन्डिंग बनाने के लिए। मैं बॉन्डिंग के लिए बात कर रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन के लिए बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स बने हैं, MX2, MX4, MX6। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन गायब है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, वो उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में S के पास आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इसके पास D ऑर्बिटल नहीं है, तो ये मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन के लिए एक ही पॉसिबल है, कौन सा? MX2। MX4 और MX6 जो रहेगा वो ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। ये एनोमलस बिहेवियर बोल सकते हैं। हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है उसके पास D ऑर्बिटल नहीं होता है, और उसके पास D ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये इस प्रकार का डिफरेंट नेचर क्या करता है? शो करता है। दिस इज द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हैलाइड्स। MX2 sp3 रहेगा, MX4 sp3d रहेगा, MX6 जो रहेगा वो sp3d2 रहेगा। हम बाजू में नंबर ऑफ लोन पेयर लिख देते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 1, नंबर ऑफ लोन पेयर 0। ठीक है, हेक्सा हैलाइड्स में SF6 पॉसिबल है, मतलब डिफरेंट हेक्सा हैलाइड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फ्लोराइड्स फॉर्म में।
स्टेबिलिटी किसका सबसे ज़्यादा रहेगा? किसका ज़्यादा रहेगा? एफ का सबसे ज़्यादा रहेगा, आई का सबसे कम रहेगा। इसका रीज़न क्या होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मैं बात करता हूँ एस एफ, एक ही बॉन्ड ड्रॉ करता हूँ मैं, बाकी बॉन्ड ड्रॉ नहीं करूँगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे एस सी एल, फिर यहाँ पे एस पी आर, और फिर मैं यहाँ पे एस और आई। आप देखोगे तो सब में सल्फर कॉमन है। देखो 6 एटम में से मैंने एक ही एटम ड्रॉ किया है। अब 6 भी ड्रॉ करोगे तो स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, और अपने कन्वीनियंस के लिए मैंने एक ही बॉन्ड ड्रॉ किया है, लेकिन आपको ये भी सोचना है कि वो 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। एक बॉन्ड से और 6 बॉन्ड से सेम ही समझ में आएगा। तो इस बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सब में सल्फर कॉमन है। अब कोई भी एटम लोगे तो वो एटम जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, हैलोजन जो रहेगा वो चेंज हो रहा है। तो हैलोजन का साइज बढ़ता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, और हैलोजन का साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से है, फ्लोराइड्स आर मोस्ट स्टेबल एंड आयोडाइड्स आर लीस्ट स्टेबल, ठीक है। अमोंग द हैलाइड्स हेक्साफ्लोराइड्स आर ओनली स्टेबल हैलाइड, क्योंकि उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की वजह से ये इस प्रकार का नेचर क्या करेंगे, शो करेंगे। ऑल हेक्साफ्लोराइड्स आर इन द गैसियस नेचर, तो जितने भी यहाँ पे हेक्साफ्लोराइड्स बनते हैं ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट रहेंगे। देखो हैलाइड्स भी गैसियस स्टेट में है, हाइड्राइड्स भी गैसियस स्टेट में है। सभी हाइड्राइड्स में से एक ही हाइड्राइड्स है वाटर, जो कि डिफरेंट स्टेट में होता है, जो लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो कौन से स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो जितने भी हैलाइड्स पॉसिबल है उनमें से सभी के सभी जो हैलाइड्स रहेंगे वो गैसियस स्टेट में रहेंगे। रिएक्टिविटी ऑर्डर अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था कि वैसा रहेगा। SF6 का रिएक्टिविटी सबसे कम रहेगा, और इसीलिए हम उसको बोलेंगे कि वो इनर्ट रहेगा। इट डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। बाकी सबका हाइड्रोलिसिस हो सकता है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड बहुत छोटा है, और बॉन्ड बहुत छोटा होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, इसलिए इसका लिखा हुआ ये इनर्ट रहेगा। और जब वो इनर्ट रहेगा तो वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, मतलब हम इसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं। हम इस बॉन्ड को इजीली तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से। तो जो बॉन्ड वीक रहेगा वो इजीली टूटेगा, और जो इजीली टूटेगा उसका हाइड्रोलिसिस हम बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। ये बात थी हेक्साहैलाइड। टेट्रा हैलाइड्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन, स्टार्टिंग में बोला था ऑक्सीजन जो रहेगा वो ओनली डायहैलाइड्स बनाएगा, टेट्रा और हेक्सा हैलाइड्स नहीं बनाएगा, ठीक है। तो सभी के सभी हैलाइड्स क्या करेंगे, टेट्रा हैलाइड्स बनाएंगे। और टेट्रा हैलाइड्स किसके साथ बनाएंगे, चैल्कोजेन। चैल्कोजेन का मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था, चैल्कोजेन का मतलब होता है जो ओर को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो हैलोजेंस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो हैलोजेंस को यहाँ पे प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो ग्रुप नंबर 16 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो टेट्राहैलाइड्स बना सकते हैं, क्योंकि टेट्राहैलाइड्स बनाने के लिए हमको एक्साइटेड स्टेट 1 में जाना होगा, उसके लिए d ऑर्बिटल होनी चाहिए। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ग्रुप नंबर 16 जो होता है वो मोनोहैलाइड्स भी बनाता है। अब ये बात देखने में थोड़ी ऑड लगती है कि ये मोनोहैलाइड्स कैसे बनाएगा, या तो 2 बॉन्ड बनाएगा, या तो 4 बॉन्ड बनाएगा, या तो 6 बॉन्ड बनाएगा। लेकिन एक्सेप्शनली ऐसे बहुत सारे हमको मॉलिक्यूल्स मिलते हैं
अब इसको डायमरिक फॉर्म में मोनोहैलाइड बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली देखेंगे तो देखो सल्फर जो होता है वो एक सल्फर, ये दूसरा सल्फर, इसके पास है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, इसके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर, ये 1 लोन पेयर, ये सेकंड लोन पेयर। तो इसमें क्या होता है, एक सल्फर दूसरे सल्फर के साथ एक बॉन्ड बनाता है और हैलोजन के साथ दूसरा बॉन्ड बनाता है, ये भी वैसे ही करेगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा S2X2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रहेगा S1X1, इसीलिए इसको मोनोहैलाइड कहा जाता है और ये लिखा जाता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड दैट्स वाई यहाँ पे एक डाइमर नाम का वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये मोनोहैलाइड्स बोलेंगे, मोनोहैलाइड्स इसलिए बोलते हैं उसको सिंपल फॉर्म में जब लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे S2F2 को लिखते हैं तो ये क्या बन जाएगा सिंपल फॉर्म में SF, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब हो गया मोनोहैलाइड डाइमर फॉर्म में। इसको लिखेंगे तो ये रहेगा SCl/2, ये मोनोहैलाइड डाइमर फॉर्म में। तो ऐसा होता है मोनोहैलाइड इन डायमरिक फॉर्म, ठीक है। तो जब ये इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ये ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं और उनमें से एक बॉन्ड खुद के साथ बनाते हैं और दूसरा बॉन्ड जो होता है वो हैलोजन के साथ बनाते हैं। तो ये है हैलाइड्स के बारे में, ठीक है। साथ में ये जो मोनोहैलाइड डायमरिक फॉर्म में होते हैं ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं। अब ये जो वर्ड है डिसप्रपोर्शनेशन, ये आता है रेडॉक्स रिएक्शन में से। तो जिस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन भी होता है और उसका रिडक्शन भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सेलेनियम का ऑक्सीडेशन जो रहेगा वो रहेगा +1। इस रिएक्शन को थोड़ा सा इधर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है Se2Cl2, इट गिव SeCl4 +Ase। ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है यहाँ पे रहेगा, शायद +1 रहेगा, हाँ +1 रहेगा, यहाँ पे +4 रहेगा और यहाँ पे 0। तो +1 से +4 हुआ है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, +1 से 0 हुआ है मतलब क्या हुआ है रिडक्शन। तो एक में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, दूसरे में ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। तो एक मॉलिक्यूल में देखेंगे तो सेलेनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो दूसरे में देखेंगे तो उसी सेलेनियम का रिडक्शन हुआ है, और एक ही मॉलिक्यूल में का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने की वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन। और इस मोनोहैलाइड को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, टेट्राहैलाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से मोनोहैलाइड को हम लोग टेट्राहैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी हैलाइड्स। अब देखेंगे ऑक्साइड। अब ग्रुप नंबर 16 जो है वो 2 बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे, 6 बॉन्ड बनाएंगे। अब रही बात ऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे बन सकता है MO, या तो बन सकता है MO2, या तो बन सकता है MO3, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि MO में क्या होगा, M डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे रहेगा M डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे रहेगा M डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसमें देखो ग्रुप नंबर 16 ने 2 वैलेंसी शो की है, तो इसके पास 2 रहेंगे लोन पेयर। इसमें ग्रुप नंबर 16 ने 4 वैलेंसी शो किए हैं, तो इसके पास रहेगा 1 लोन पेयर। यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 ने 6 वैलेंसी शो किया हुआ है, तो यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा। M का मतलब है ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट। अब ये कैसा होता है, ये मैंने 2 टॉपिक में डिटेल में बताया था, हैलाइड में भी डिटेल में बताया था, हाइड्राइड में भी डिटेल में बताया था। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखे हैं। 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 1 लोन पेयर, 6 बॉन्ड बनाएगा तो 0 लोन पेयर, सही है। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 है, लोन पेयर कितने हैं, 2 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने रहेंगे, 3, सही है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2 और MO,
हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 2, नंबर ऑफ लोन पेयर्स है 1, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है 3, लोन पेयर है 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर 3, तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा वो रहेगा sp2। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जियोमेट्री जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इन तीनों मॉलिक्यूल जो यहाँ पे पॉसिबल है MO, MO2 एंड MO3, ये तीनों पॉसिबल है। अब तीनों का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट सेम रहेगा, बट तीनों का जियोमेट्री जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे MO जो रहेगा वो लिखा हुआ नहीं है, MO ग्राउंड स्टेट में रहेगा। यहाँ पे M में ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो MO, MO2 एंड MO3 दीज आर पॉसिबल। द प्रॉपर्टी एज रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ डाई ऑक्साइड्स आर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ डाइऑक्साइड्स आर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे, तो इनका रिड्यूसिंग एजेंट करने का जो एबिलिटी होता है वो टॉप टू बॉटम कम होगा। मतलब टॉप वाले इजीली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे और बॉटम वाले इजीली रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेंगे। देख लेते एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग SeO2 की, फिर बात करते हैं TeO2 की, और फिर बात करते हैं हम लोग POO2 की। कोई बात नहीं, इससे अच्छा हम यहाँ पे 3 लेते हैं ना, तो ये बन जाएगा O3, ये भी बन जाएगा O3 और ये बन जाएगा, इसको इरेज ही कर लेते हैं, दैट इज क्लिक। ओके, हाँ, तो ये O3, ये O3 और ये O3। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +4 ऑक्सीडेशन नंबर और +6। जो टॉप वाले होते हैं ना वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होते हैं, बॉटम वाले जो रहेंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल रहेंगे। अब यहाँ पे सल्फर देखेंगे तो एक मिनट, सल्फर कोई बात नहीं, हम O2 से ही जाते आगे, हो जाएगा क्लियर। हाँ, अब देखो यहाँ पे सेलेनियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, टेल्यूरियम का भी +4 है, पोलोनियम का भी +4 है। अब सेलेनियम जो कि टॉप में है, तो टॉप वाले जो रहेंगे वो इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो नहीं करेंगे, तो ये +4 वाला जो रहेगा वो +6 में जाना पसंद करेगा, क्योंकि हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट में देखा था सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। टॉप वाले जो एलिमेंट होते हैं वो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होते हैं, तो बॉटम वाले जो रहेंगे वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल होते हैं। तो सेलेनियम जो रहेगा वो +4 से +6 में जाना पसंद करेगा, मतलब खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ये काम किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। लेकिन जब बात करते हैं पोलोनियम की, तो पोलोनियम +4 से क्या करेगा, वो +2 में जाना पसंद करेगा ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सेलेनियम +6 में जाना पसंद करेगा, पोलोनियम +2 में जाना पसंद करेगा। तो पोलोनियम ने खुद का रिडक्शन किया तो काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और सेलेनियम जो रहेगा ये काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। मतलब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एबिलिटी कम हो रही है और ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, रिड्यूसिंग एबिलिटी कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी बढ़ेगी। तो टॉप के जो एलिमेंट होते हैं हर ग्रुप के, वो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेबल रहेंगे। बॉटम वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो लोवेस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और इसका रीजन रहेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने एक बार रिपीट भी किया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तो इस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से देख लेना तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब सेलेनियम टू पोलोनियम। अब सल्फर जो है वो नॉन मेटल है, पोलोनियम जो रहेगा वो मेटालिक कैरेक्टर रहेगा, क्योंकि सल्फर से पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर,
एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इनके जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो एसिडिक रहेंगे, इनके जो ऑक्साइड्स रहेंगे वो बेसिक रहेंगे। मतलब ये बोल सकते हैं सल्फर से पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ता है और एसिडिक नेचर कम रहेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स आर डिक्रीजेस फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, क्योंकि सल्फर से पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होता है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका मतलब एसिडिक नेचर कम होगा और बेसिक नेचर बढ़ेगा। डाइऑक्साइड जो होते हैं उनको वाटर में मतलब डिसॉल्व करेंगे तो वो OUS एसिड बनाते हैं और ट्राई ऑक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो इक एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, SO2 और SO3, ये डाइऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड। इस डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलेंगे? सल्फ्यूरस एसिड। देखो अस लगा हुआ है। SO3 का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा H2SO4 और इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या रहेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइऑक्साइड ने OUS एसिड बनाया और ट्राइऑक्साइड ने इक एसिड बनाया। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये है ऑक्साइड के बारे में। तो हाइड्राइड्स देखा, हैलाइड्स देखा और ऑक्साइड। हमको तीन ही टाइप के मॉलिक्यूल्स देखने होते हैं ग्रुप नंबर 16 में। ठीक है।